नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो डेली 24 भारत की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा ध्वज फहराया। ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी किया। पहली बार लाल किले में वंदे मातरम सामूहिक रूप से गूंजा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों और देश निर्माण में योगदान देने वाले सभी महान व्यक्तित्वों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज उत्साह, उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और अब देश छोटे लक्ष्यों के साथ चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, ग्रामीण और शहरी नागरिकों, गरीबों, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा उत्पादन 4 गुना, खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादन 5 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण 7 गुना, आधुनिक रेलवे कोच निर्माण 21 गुना और मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना आत्मनिर्भर भारत के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को देश की स्थायी ताकत के आधार बताते हुए कहा कि भारत अब अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं, चिप्स का निर्यात भी शुरू हो गया है और आने वाले वर्षों में कई अन्य प्लांट उत्पादन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क और 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की गई। इस बार समारोह एक और वजह से ऐतिहासिक रहा क्योंकि पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत
हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे। हमारा कन्विक्शन है। वहीं देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेली 24 भारत परिवार ने आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह, गर्व और देशभक्ति के साथ मनाया। इस खास मौके पर चैनल के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के दौरान माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में चैनल के सभी अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। तो ध्वजारोहण के बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान चैनल के कर्मचारी में विशेष उत्साह देखने को मिला और सभी ने राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ हुआ। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा। डेली 24 भारत परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। डेली वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि दोनों वरिष्ठ नेताओं ने लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह से दूरी बनाई, जबकि यह अवसर राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता और समानता और सम्मान का प्रतीक होता है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की नाराजगी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल और सिटिंग व्यवस्था को लेकर थी। पार्टी का आरोप है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के गौरव और बलिदानियों को नमन करने का दिन है। ऐसे अवसर पर व्यक्तिगत या राजनीतिक नाराजगी को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2024 में भी सिटिंग व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा किया गया था। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, युवाओं के सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। तो बीजेपी का कहना है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा था, तब विपक्ष को भी राष्ट्रीय एकता के इस अवसर पर सकारात्मक संदेश देना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में गाए गए वंदे मातरम को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन के दौरान इसे रोकने का इशारा किया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह और पार्टी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि वंदे मातरम के शुरुआती अंतरों के बाद सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और राहुल गांधी ने भी कथित तौर पर इसका समर्थन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर वंदे मातरम को लेकर आपत्ति क्यों जताई गई। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस का इस गीत से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस अधिवेशनों में वंदे मातरम के शुरुआती अंश गाए जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और अशोक गहलोत ने भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोई व्यवधान नहीं हुआ और बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। अब इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बच्चों, छात्रों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 16,71,000 से अधिक बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब बच्चों को मिलने वाले गर्म नाश्ते के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन 5 रुपये 10 पैसे के बजाय 8.5 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साल में 300 दिनों तक बच्चों को गर्म और पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर दाल, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों को भी राहत देते हुए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले शैक्षणिक ऋण की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दी है, जिससे अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार निजी भूमि खरीदकर जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्रदेश में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,428 करोड़ रुपए के विशेष आवंटन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के भविष्य के विजन को भी सामने रखते हुए कहा कि वर्ष 2035 में गुजरात राज्य अपने गठन के 75 वर्ष पूरे करेगा और इस अवसर तक सभी को मिलकर एक भव्य, समृद्ध और विकसित गुजरात के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्षम नागरिकों, आधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट संस्कृति और नेशन फर्स्ट की भावना के साथ विकसित गुजरात का निर्माण ही विकसित भारत के सपने को साकार करने का आधार बनेगा। पर्वना आ अवसरे गुजरातनी सर्वग्राही अविरत विकास यात्राने आगळ धपावવાનો सौ साथे मळीने संकल्प लईए। ए संकल्पने साकार करवा माटे आपणने तो 2035 में राज्यनी स्थापनाना 75 वर्षनी उजवણીની गौरवनी तक मळवानी छे। आपणे एवा गुजरातनुं निर्माण करवुं छे ज्यां समृद्ध राज्य होय ने समर्थ नागरिक होय, ज्यां युवानोने रोजगारी होय, अद्यतन टेक्नोलॉजी होय, विरासतनी परंपरा होय, उद्योगोमां वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेशवासियों, सचिवालय के कर्मचारियों, उत्तराखंड पुलिस और पीएसी के जवानों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तत्परता और बलिदान को स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्ष से आज भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सफलता में उत्तराखंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड का अर्थ केवल बड़े शहरों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं है। विकसित उत्तराखंड वो होगा जहां पहाड़ का युवा अपने गांव में रहकर सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गांव सड़क, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हों और विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक बने। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और सभी वीर जवानों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया और सभी से मिलकर नए और विकसित उत्तराखंड के निर्माण का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, सचिवगण, अपर सचिवगण, सचिवालय, परिवार के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और भारत मां की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देना होगा। सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी से ही देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के व्यापक, संतुलित और सतत विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचे। आने वाले वर्षों में हमारा युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कार्य करते हुए आज प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हम अपने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी हमने की है। इससे जहां एक और हमारे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहे हैं, वहीं युवा और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। आज राज्य में हमारी होम स्टे योजना द्वारा हजारों युवा अपने घरों से ही स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना द्वारा हरित ऊर्जा का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इसके अलावा आज यहाँ राज्य में विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है। वहीं सिटकुल में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने राज्यपाल भवन की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। हालात बिगड़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शन के दौरान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरजीत सिंह मान भी चर्चा का केंद्र बने रहे। जानकारी के मुताबिक वो कथित तौर पर घायल व्यक्ति का भेष बनाकर राज्यपाल भवन की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहचान लिया और हिरासत में ले लिया। कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय से विभिन्न मामलों में सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई की मांग उठा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए थे और शहर के कई हिस्सों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और पुलिस हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए इस प्रदर्शन ने चंडीगढ़ में राजनीतिक और सामाजिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के संबल जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव उस समय मातम में बदल गया जब ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एक निजी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। असमौली थाना क्षेत्र के मदाला फतेहपुर गांव स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था। सुबह ध्वजारोहण के बाद बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूल के मुख्य गेट पर बने पुराने छज्जे पर कुछ बच्चे चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों की संख्या बढ़ने से छज्जे पर अधिक भार पड़ गया और अचानक उसका एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। मलबे में दबे 3 बच्चों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 8 वर्षीय निजामम, 11 वर्षीय सैफ अली और 10 वर्षीय शैदाना शामिल थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद निजामम को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 बच्चों का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल भवन करीब 19 से 20 वर्ष पुराना है और प्रारंभिक जांच में अधिक वजन के कारण छज्जा गिरने की बात सामने आई है। प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश देते हुए पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देहरादून अंबाला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब उनकी कार की दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने आईटीबीपी डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके चालक को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर सुनते ही सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर हादसे की वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिससे बाद में सामान्य कराया गया। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने दिवंगत अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज प्रातः 9:15 के आसपास मुझे सूचना दी गई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट गई है लेन चेंज करके, और मौके से सब इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी। श्रीनगर पोस्ट के आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब अपनी राजकीय वाहन जिसका नंबर CH01GA1502 है, उसी से आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी वर्दीधारी उनका जवान चला रहा था जिसका नाम रविशंकर था। उनके साथ एक महिला था। गाड़ी असंतुलित होकर के अपनी लेन चेंज करके दूसरी तरफ आई। किन परिस्थितियों में असंतुलित हुई है इसके बारे में अब विवेचना से पता चलेगा। उधर से दूसरी लेन में आ रही, अपने सही साइड से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर HR05 AR8620 है। उधर से एक परिवार जा रहा था हरिद्वार की तरफ, से टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर हुई है ट्रेन में और गाड़ियां पलट गई हैं। मौके पर लोग वहां भागे हैं। मौके पर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल लाया गया। इसमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब और उनके चालक श्री रविशंकर की मृत्यु की पुष्टि की है यहाँ पर डॉक्टरों ने। और स्विफ्ट डिजायर के 3 और जो डीआई साहब के हमरा जवान वो ज्यादा घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी उच्च अधिकारी और मेडिकल कॉलेज से वार्ता के लिए इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेहतर तरीके से अन्य चीजें कार्रवाई पोस्टमार्टम कराई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 पर पहुंच गई है। शनिवार को बचाव दलों ने सुरंग के भीतर से एक और शव को बरामद किया, जिसके बाद मृतकों की संख्या 8 पर पहुंच गई, जबकि अब भी 2 श्रमिकों की तलाश जारी है। यह हादसा तब हुआ था जब निर्माणाधीन टनल में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा घुस गया, जिससे अंदर काम कर रहे कई श्रमिक फंस गए। अब तक अधिकांश श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर तैनात हैं और कठिन मौसम और सुरंग के भीतर लगातार बढ़ रहे पानी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों के अनुसार पानी और मलबे के कारण सुरंग के अंदर पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्यों की निगरानी कर चुके हैं और अधिकारियों को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद आपको बता दें कि परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है, जबकि पूरे राज्य की नजरें अब सुरंग में फंसे बाकी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जो हो रहा है उस पर टिकी हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 15 अगस्त से पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर लगने वाले शुल्क में भी कटौती की गई है। नए फैसले के तहत डीजल निर्यात पर शुल्क 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एटीएफ पर शुल्क 22 रुपये से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इन शुल्कों की समीक्षा करती है। सरकार ने मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बड़े तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद इस निर्यात शुल्क को दोबारा लागू किया था, ताकि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और कंपनियां केवल निर्यात से अतिरिक्त लाभ न उठा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल निर्यात होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगा और घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से रिफाइनरी कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी, जबकि सरकार घरेलू आपूर्ति और वैश्विक कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने की अपनी नीति जारी रखेगी।
वहीं देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 21 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई स्थानों पर जल भराव, ट्रैफिक प्रभावित होने, निचले इलाकों में पानी भरने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, आवश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।